दोस्तों, मैं रमेश चौहान आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हिंदी साहित्य जगत के कुछ प्रचलित काव्य विधाओं पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम जिस काव्य विधा पर चर्चा करने वाले हैं उस काव्य विधा का नाम है मुक्तक। इस शब्द से आप सब परिचित होंगे ही। आपने अनेकों बार कवि सम्मेलनों में कवियों के मुख से यह सुना ही होगा कि प्रस्तुत है चंद मुक्तक। तो हम इन्हीं मुक्तकों के संबंध में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुक्तक है क्या। रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। वास्तव में भाव पक्ष के अनुसार मुक्तक वह विधा है जो अपने आप में पूर्ण हो, मुक्तक कहलाता है। जो काव्य विधा भाव के दृष्टिकोण से अपने आप में पूर्ण हो, मुक्तक कहलाता है। जैसे दोहा, शेर आदि। दो पंक्ति के दोहा अपने आप में कथन या भाव के दृष्टिकोण से पूर्ण होता है। शेर भी अपने दो ही पंक्ति में सारे भाव कह देते हैं। इसलिए यह सैद्धांतिक रूप से मुक्तक है। किंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में लोक प्रचलित मुक्तक इससे भिन्न है। जिससे लोग बाग आजकल मुक्तक समझ रहे हैं वह मुक्तक उर्दू साहित्य से ताल्लुकात रखता है। उर्दू साहित्य के गजल के मतला के साथ मतला सानी चिपका हुआ हो तो इसे मुक्तक कहते हैं। गजल के प्रथम दो पंक्ति को मतला और उसके बाद आने वाले दो पंक्ति को मतला शानी कहा जाता है। इस प्रकार मुक्तक एक समान मात्रा भार और समान लय या समान बहर वाले चार पदों की रचना होती है, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा पद में तुकांत होता है, किंतु तीसरा पद अनिवार्य रूप से अतुकांत होता है। इसमें भाव के दृष्टिकोण से भाव अभिव्यक्ति का केंद्र अंतिम दो पंक्तियों में होता है। अब इनके लक्षणों पर विचार करें तो इसमें चार पद होते हैं। चारों पदों के मात्रा, भार और लय एक समान होता है। पहला, दूसरा और चौथा पद में रतीफ काफिया होता है, जबकि तीसरे पद इससे मुक्त होता है। भाव के दृष्टिकोण से कथ्य कुछ इस प्रकार होता है कि उसका केंद्र बिंदु अंतिम दो पंक्तियों में रहता है और इसे सुनते ही पाठक या श्रोता वाह वाह करने लगता है। मुक्तक की कहन कुछ गजल की शेर या दोहा छंद जैसे ही होती है। इसे वक्रोक्ति, व्यंग या अंदाजी बयां के रूप में देख सकते हैं। मुक्तक में तीन शब्दों से हमें परिचित होना आवश्यक है। पहला शब्द है रदीफ। रदीफ अरबी शब्द के रद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे चलने वाला। मुक्तक के अंत में पीछे आने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। जो मुक्तक के प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो शब्द आता है या शब्दांश हो सकता है, वह शब्द उसका रदीफ कहलाता है। जबकि काफिया अरबी शब्द के कफ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जाने के लिए तैयार। लेकिन गजल या मुक्तक में काफिया से पहले आने वाले शब्द को रदीफ से पहले आने वाले शब्द को काफिया कहते हैं। जैसे चाहिए, रदीफ के पहले पिघलनी, चाहिए के पहले निकलनी और यह जलनी, जिसमें अणि उच्चारण समान है, इसलिए अणि इसका काफिया होगा। इसी प्रकार गया के पहले सुखाया, बचाया, छुपाया में आया शब्द समतुकांत होने के कारण इसका काफिया है।
अब बात करते हैं बहर। मात्राओं के क्रम को ही बहर कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में गण होता है उसी प्रकार उर्दू में रुकन होता है। मात्रा गणना के लिए हम देखते हैं कि मात्रा क्या है। तो एक चुटकी बजाने में जितने समय लगता है उस समय काल को एक मात्रा कही जाती है। इस आधार पर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को दो भागों में बांटा गया है, एक मात्रिक और दो मात्रिक। एक मात्रिक को हिंदी में लघु कहते हैं जबकि उर्दू में लाम कहा जाता है। दो मात्रिक को हिंदी में दीर्घ या गुरु कहते हैं जबकि उर्दू में इसे गाफ कहा जाता है। अब देखते हैं एक मात्रिक कौन होता है। चूंकि हम उर्दू साहित्य की विधा हिंदी साहित्य में अपना रहे हैं इसलिए हिंदी वर्णमाला पर ही बात करेंगे, क्योंकि हम उर्दू वर्णमाला का उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार का है, एक स्वर और एक व्यंजन, और स्वर से ही जो है लघु और गुरु का निर्धारण होता है। हिंदी वर्णमाला के अ, उ, ई, ऋ ये स्वर जो हैं एक मात्रिक होते हैं और चंद्र बिंदु एक मात्रिक होता है। इन मात्राओं के संयोग से बनने वाले व्यंजन भी एक मात्रिक होते हैं, जैसे अ से क, ख, रि से क्री, ख्री आदि और चंद्र बिंदु से कम, खम आदि। अब देखते हैं दो मात्रिक। अ, ई, उ इन तीन स्वरों को छोड़ने पर शेष स्वर आ, ई, उ, ए, औ यह जो है गुरु होते हैं और इससे जुड़े हुए व्यंजन जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, ख, खी, खू, खे, खै, खो, खौ, खम आदि जो है दो मात्रिक होते हैं। अब ध्यान देते हैं आधा वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, आधा वर्ण का खुद का कोई भार नहीं होता, किंतु इस आधे वर्ण को जिससे जोड़कर इसे बोला जाता है उसका भार दीर्घ या गाफ हो जाता है। अब हम कुछ शब्दों की मात्रा गणना करके देखते हैं। जैसे राम, राम में रा में दीर्घ मात्रा आने के कारण यह दो मात्रिक होगा, म एक मात्रिक होगा। इस प्रकार राम का मात्रा क्रम 2 1 होगा। अब देखते हैं श्याम। श्याम में जो अर्ध मात्रा स्या आया उसका स का कोई भार नहीं होगा, इसलिए स्या और या एक साथ दो मात्रा का होगा और माँ एक मात्रा का होगा। इस प्रकार श्याम जो है 2 1 का होगा। अब देखते हैं कृष्ण। कृष्ण के आधा षटकोण के उच्चारण का भार क्रि पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रि के साथ मिलकर गुरु होगा 2 और 1। तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा का उच्चारण होता है, माँ का भार हा पर पड़ रहा है, इसलिए यह होगा 1 2 2। हमारा, इसका मात्रा क्रम होगा 1 2 2। संसार, इसका मात्रा 2 2 1। इसी प्रकार खुशी, इसका मात्रा खू छोटे होने के कारण लघु और सी दीर्घ होने के कारण गुरु होगा। यहाँ तक उर्दू और हिंदी साहित्य दोनों की मात्राओं गणना का तरीका एक ही जैसा है, किंतु कमल, कमल का हिंदी मात्रा क्रम क म ल 1 1 होगा, जबकि इसी शब्द को जो है उच्चारण के दृष्टिकोण से यह 2 भागों में टूटा है। कमल, क का अलग उच्चारण और मल का अलग उच्चारण, तो मल को शाश्वत गुरु मानकर 2 कर दिया जाता है। इस प्रकार उर्दू में इसका मात्रा क्रम 1 2 होगा। ठीक इसी प्रकार उधर, ये हिंदी में 1 1 1 होगा, जबकि उर्दू में इसका मात्रा क्रम 1 2 होगा। अब हम किसी भी मुक्तक में तीनों का उदाहरण देखते हैं कि उसमें रदीफ क्या है, काफिया क्या है और बहर मात्रा क्रम किस प्रकार होता है। जैसे हम ओम नीरव जी के इस मुक्तक पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आंसुओं का समंदर सुखाया गया, अंत में बूंद भर ही बचाया गया, बूंद वह गुनगुनाने लगी ताल पर, तो उसे गीत में ला छुपाया गया। इस मुक्तक में प्रथम पंक्ति के अंत में गया शब्द आया, यह इसका रदीफ है।
दूसरे पंक्ति के अंत में गया शब्द आया, यह इसका रदीफ है। तीसरे को छोड़कर चौथे के अंत में गया शब्द आया, यह इसका रदीफ है। अब रदीफ के ठीक पहले आने वाला शब्द सुखाया, बचाया और छुपाया, यह इसका काफिया है जिसमें संतुकांत आया है। अब हम इसके मात्रा क्रम को ध्यान देते हैं। आंसुओं का समुंदर सुखाया गया। इस पंक्ति का मात्रा गणना कुछ इस प्रकार होगा। आ, दो मात्रा शु, आंसुओं का सु, सु और ओ, तो आंसुओं का क्रम हुआ 2 1 2, का 2, समंदर 1 2, समंदर का दर शाश्वत गुरु होने के कारण 2, सुखाया सु, खा या गया ग या। इसी प्रकार अंत में बूंद भर ही बचाया गया। इसकी मात्रा गणना करके देखें। अंत 2 त का 1 में 2, बूंद, उसके बाद भर शाश्वत होने के कारण 2, ही, ब, चा या ग या। बूंद वह गुनगुनाने लगी ताल पर। इसके मात्रा क्रम पर देखें। बू, 2 द, उसके बाद वह शाश्वत, गुण शाश्वत, गु, ना, ने, ल, गी, ता, ल, पर शाश्वत, शाश्वत गुरु। अंत में तो उसे गीत पर छुपाया गया। इसका मात्रा क्रम देखें तो उ से गीत में ला, छू, पा या ग या। अब इन चारों पंक्तियों का मात्रा क्रम एक समान होना चाहिए। इसे ध्यान से देखें। 2 1 2 पहले पंक्ति में आया, दूसरे पंक्ति में भी आपको देखने को मिलेगा ये 2 1 2, तीसरे पंक्ति में भी आपको देखने को मिलेगा 2 1 2 और चौथे पंक्ति में भी आपको यह मिलेगा 2 1 2। इसके बाद आ रहा है पहले पंक्ति में देखें ये 1 2 2, दूसरे पंक्ति में 1 2 2, तीसरे पंक्ति में भी 1 2 2 और ये अंतिम पंक्ति में भी 1 2 2। उसके बाद 1 2 2 ये बचाया का जो है गुरु होगा। इस देखें 1 2 2 1 2 2 1 2 2 और ये अंतिम में भी 1 2 2 और सबके अंत में 1 2 1 2 और यह 1 2 और 1 2। इस प्रकार इन चारों पंक्तियों का मात्रा क्रम ध्यान से देख लीजिए एक ही समान है। इसी को बहर कहते हैं। चारों पंक्ति में बहर एक ही होता है, मात्रा क्रम एक ही होता है। मात्रा चारों पंक्तियों का एक समान होगा तभी वह मुक्तक है। सभी के अंत में रदीफ, 3 पंक्तियों में रदीफ आएगा, तीसरी पंक्ति जो है रदीफ मुक्त होगा और रदीफ के पहले काफिया शब्द आएगा तो इसे हम कलात्मक रूप से मुक्तक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुक्तक समझ में आ गया होगा। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में किसी काव्य विधा को लेकर प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।